चलो देखो, तो पाचन तंत्र है, पढ़ा दिए थे नहीं, इससे पहले पूरा पढ़ाए थे, पूरा लिखा दिए थे, समझाए नहीं थे। ठीक है, समझाया नहीं था लेकिन पढ़ाए थे पूरा बढ़िया से। अब मानव पाचन तंत्र क्या है? मानव पाचन तंत्र यानी पाचन की जो क्रिया है मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से होती है, कैसे भोजन पचता है, उसका क्या मतलब सीधे हम खाते हैं चला जाता है। ठीक, जैसे गांव घाट में सुनते हैं कि दाल भात का कौर है, कोई काम करना होता है, मुश्किल सा काम अगर है, जैसे कोई विराह वाला काम हमको मिल गया, नहीं तो विराह वाला काम मिलता है तो क्या बोलते हैं, दूसरे आदमी क्या बोल देता है कि दाल भात के कौर है, तुमको क्या लग रहा था ऐसे ही हो जाएगा, बोलते हैं ना, बोलने वाले बोल देता है। लेकिन हाँ, अगर ये जो दाल भात का कौर बोलो, ये जो भोजन है ये भी सीधे मुंह में रखते पच नहीं जाता है, इसकी भी क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब जो भोजन हम मुख में रखते हैं, ग्रहण करते खाते हैं, वो सीधे ऐसा नहीं कि मुख में रखे अंदर चला गया और पच गया, उसके लिए भी क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है। क्लास 10th में यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये पूरा, कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, या कभी कभी 5 नंबर में ही आएगा और सिर्फ कहेगा कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, यानी चित्र बनाकर नाम लिखना होता है। और उसे आना तो चित्र बनाकर वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो चित्र बना दो, वर्णन करो। क्या सबसे अच्छा है कि पहले वर्णन कर दो, नीचे चित्र बना दो। ठीक है, बुक का चित्र नहीं बनाना है, बुक में बहुत लंबा चौड़ा है, आराम से सिंपल सा ऐसे बनाओ ना। यहाँ पे देख लो, एकदम सिंपल सा बना दिया, नहीं बना दिए, उसमें इसी को घुमा दिया हुआ है, इतना इस हाथ को बहुत घुमाया हुआ है, तो उतना लंबा चौड़ा ना बनाना, एकदम सिंपल सा। देख लो ऐसे बना सकता है, यहाँ से इसको है ना, इसको थोड़ा सा ये आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर सकते हैं, आराम से इसे बढ़ा दो, तो एकदम सिंपल सा ऐसे बना सकते हैं, उतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत ना है। ठीक, चलो देखो, तब पाचन कैसे होता है तो वर्णन करना 5 नंबर में आएगा, आराम से पूरा लिखना है, चित्र बना देना अगर कह रहा है तो। लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि ऐसे बाई चांस ऐसे ही पूछ लेता है कि नामांकित चित्र के साथ क्या कीजिए, चित्र नामांकित चित्र के साथ चित्र बना दीजिए, मतलब नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल देता है। ठीक है, अब वर्णन करने के लिए कहेगा तो आराम से हम वर्णन भी कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो समझो यहाँ से, अब जो भोजन हम खाते हैं ना, सबसे पहले कि मानव में जो पाचन है, यानी जो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ना, ये कितने चरणों में संपन्न होता है, यानी मनुष्य में जो पाचन क्रिया है कितने चरणों में संपन्न होता है। हाँ, तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कितने चरणों में, 6 चरणों में संपन्न होता है। पहला क्या है, मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा, जिसको माउथ कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माउथ कैविटी। ठीक है, तो पहला मुख गुहा है, जिसको हम लोग माउथ कैविटी बोलते हैं। यानी जो भोजन हम खा रहे हैं, सबसे पहले हम भोजन को कहाँ पे रखते हैं, मुख में। कहाँ रखते हैं, मुख में रखते हैं। अच्छा, मुख में जब भोजन को रखते हैं तो मुख में क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है, एक दांत होता है, मुख में दांत होता है कि ना, बाकी को हटाओ, मुख गुहा के रहने दो। ठीक, चलो मुख में क्या क्या आ जाता है। अब देखो ये जो मुख है इसमें क्या क्या आएगा। चलो मुख गुहा में क्या होता है, सबसे पहला चीज कि मुख गुहा में दांत होगा। क्या होगा, हाँ, मुख गुहा में दांत होता है। जीभ होता है, जीभ के साथ क्या होगा, इसके अलावा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि है। ठीक, मुख गुहा में होता है ना, जीभ होता है, दांत होता है और लार ग्रंथि होता है। अब जब भोजन को मुख में रखते हैं तो दांत का भी काम वहां पे है। ठीक है, दांत का भी काम है। दांत क्या करता है, जैसे भोजन को मुख में रखे दांत क्या करेगा, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है, कठोर रूप में है। क्या है, कठोर रूप में है। पाचन का मतलब यही होता है कि जो कठोर पदार्थ है उसको एकदम सरलतम, यानी जो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं मैटर है या खाद्य पदार्थ है, उसको सिंपल में तोड़ देना है, यानी जो कठोरता में उसको सरलतम रूप में बदलना है। पाचन का अर्थ यही है कि कोई भी पोषक तत्व यदि हम ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी भोजन खाद्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे जो पोषक तत्व हमको प्राप्त हो रहा है उसको एनर्जी के रूप में चेंज कर देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाएगा। या सिंपल सा कह सकते हैं किसी कठोर पदार्थ को एकदम सरलतम रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। ठीक है, और ये जो पाचन क्रिया है, ये जो पाचन क्रिया है, ये अगर इस सबको हम मिला लिए, एक साथ मिला ले पूरे को, तो इसको हम बोलते हैं आहार नल। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे को हम क्या बोलेंगे,
आहार नाल बोलते हैं, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये सब जो भाग है, चाहे मुख गुहा हो, ग्रास नली हो, अमाशय हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सब किसका भाग है? एलिमेंट्री कैनाल का, यानी क्या बोलेंगे, आहार नाल का भाग है। किसका भाग है? आहार नाल का। तो सबसे पहला जो भाग है आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का, वो कौन सा है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा, यानी बोल सकते हैं माउथ कैविटी। तो माउथ में जो होता है दांत है, जीभ है और लार ग्रंथि है। ठीक। तो भोजन को जब हम मुंह में रखते हैं, चाहे हम रोटी खाए, चावल खाए, कोई भी भोजन खाद्य पदार्थ अगर हम मुंह में रख रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें दांत जो होता है मुख में, दांत क्या करेगा? जो हमारी दांत है वो क्या करती है? उसका काम क्या है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, पीस देना। जीभ का काम क्या हो जाता है? जीभ से ज्यादा कुछ नहीं है, इससे हमको स्वाद के पता चलता है कि क्या। सिंपल समझ लो कि जीभ का काम क्या है, यानी जो भोजन हम मुख में रखे, दांत उसको क्या किया? बढ़िया से चिबा, पीस दिया, नहीं बढ़िया से उसको काट दिया, छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बदल देता है। किसका काम है? दांत का, कि भोजन को क्या करना है? एकदम महीन से महीन टुकड़ों में चेंज कर देना है। ठीक। जीभ क्या करता है? जीभ से हमको स्वाद का पता चलता है। इसके अलावा भी जीभ का महत्व क्या है? जो भोजन हम चिबा रहे हैं, जीभ का काम है भोजन को इधर से उधर करना। जो भोजन हम जिसको हम नहीं चिबाए, जीभ क्या करता है? इधर वाला को उधर लाएगा, उधर से इधर ले जाएगा, नहीं आगे वाला को पीछे ले जाता है। इस प्रकार से जीभ का काम ये होता है कि उसको महीन महीन टुकड़ों में, यानी उसको इधर से उधर करना। चलो, इसके अलावा एक होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का काम क्या है? लार ग्रंथि क्या करेगा? इससे लार स्रावित होता है। क्या स्रावित होगा? लार स्रावित होगा। ठीक है। अब ये जो लार है ना, लार, ये क्या करेगा? लार जाके भोजन में मिल जाता है। जिस भोजन को मुख में रखे है, दांत के द्वारा जिसको हम चबाए हुए हैं एकदम महीन टुकड़ा में, उसमें आके क्या मिल गया? लार मिल गया। लार के मिलने से भोजन का जो स्वरूप है कैसा हो जाता है? गाढ़ा, लेई की तरह। कैसा हो जाता है? लेई की तरह हो जाता है। ये सब लिखा चुके हैं। कैसा होता है? गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। ठीक है, यानी सना जाता है। क्या होता है? भोजन जो है, जो भोजन है मुख में सना गया। अब भोजन क्या है? धीरे से आगे बढ़ेगा। नहीं, आगे आगे क्या है? ग्रास नली, यानी भोजन अब कहाँ जा रहा है? दूसरा पार्ट क्या है? इसके बाद भोजन कहाँ पहुंच रहा है? हाँ, ग्रास नली में। ग्रास नली, ग्रास नली को हम सिंपल सा ऐसे फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। सिंपल भाषा में वैसे एसोफाग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसोफाग्स, लेकिन इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ग्रास नली में भोजन जाता है। अब ग्रास नली में जो भोजन गया है वो क्या होगा? मुख से घोट गए ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, याद रखना। ग्रास नली में क्या है? कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्रास नली में ओनली इतना काम होता है भोजन का कि सरकते हुए नीचे की तरफ जाना। अब वो सरकता कैसे? तो वो काम होता है किसका? लार का। किसका काम होता है? लार का। लार के कारण भोजन क्या है? गाढ़े लेई की तरह गिल्ला हो गया, एकदम चिपचिपा हो गया ना। नहीं, कभी कभी मुंह में आकर उकर कुछ पड़ जाता है, उगिल देते हैं। नहीं, देखा होगा कैसा हो जाता है, फिर दोबारा खा नहीं सकता, फेंकना पड़ता है, मजबूरी में फेंकते हैं ना। तो वैसे गाढ़े लेई की तरह होता है, उसको शायद बोलबस भी बोलते हैं, बोलबस भी खा सकते हैं। तो गाढ़े लेई की तरह रहता है। तो ये काम होता है लार का। अब लार से भोजन सना गया है, तो ये ओनली जो ग्रास नली है, ये जो ग्रास नली दिख रहा है, ये सिर्फ पाइप है। क्या है? एक पाइप है। यहाँ पे भोजन कोई पाचन नहीं है। इसमें भोजन जाता है, सरकते हुए नीचे की तरफ कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में। ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुख में है, मुख में जो लार है, ये लार क्या करता है? लार से जो एंजाइम स्रावित होता है, ये क्या करता है? भोजन में होता है मंड। क्या होता है? मंड। मंड का पाचन करता है ना, मंड को पाचन करता है। इसके अलावा क्या है? शर्करा, शर्करा को चेंज करता है ना, माल्टोस। इस सबका पाचन कहाँ पे होता है? मुख में होता है। समझा? यानी मंड को, मंड का पाचन मुख में, मुख से प्रारंभ हो जाता है। शर्करा का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो गया, मुख में हो गया। माल्टोस का पाचन भी कहाँ हो गया? मुख में हो गया। इसके बाद ही भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है। ठीक, ग्रास नली में बता दिया भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ओनली ये क्या है? फूड पाइप, यानी भोजन का पाइप। क्या है ये? ग्रास नली क्या है? ओनली पाइप है एक। ठीक है। अब इसमें भोजन गया, अब ग्रास नली क्या हम इसको दबा सकते हैं?
ठीक है, बोलते हैं ना कि नटी चाप देंगे, जताता है, इसको दाब सकता है, ठीक है, वो दबाता है। तो जब भोजन यहाँ पे जो लेई से मतलब लार से सना हुआ भोजन है आगे की तरफ आता है, नीचे की तरफ, तो क्या होगा, जैसे भोजन आएगा ना तब आगे वाला, जैसे यहाँ भोजन प्रवेश किया तो नीचे वाला भाग जो है ना वो फैलेगा, समझा। पीछे से जो भाग है ना वो सिकुड़ेगा, यानी शीतलन और फैलाव होता है, संकुचन और फैलाव होता है। और इसी संकुचन फैलाव के कारण भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इस संकुचन फैलाव की जो गति है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। क्या बोले, क्रमाकुंचन। और इस क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन सरकते हुए कहाँ प्रवेश किया, ये देख लो, ये क्या है, अमाशय। भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में। नहीं, भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में। बताओ, ग्रास नली में कोई पाचन हुआ, खाली एक ये माध्यम है कि मुख से भोजन अमाशय में पहुंच जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं हुआ। अब इसके बाद भोजन आ गया कहाँ पे, अमाशय में। अमाशय में आ जाओ। इसके अलावा मुख में एक चीज और हो जाता है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, अमाशय में पहले देखते हैं। अमाशय जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टोमेक। क्या बोलते हैं, एस्टोमेक। एस्टोमेक माने क्या होता है, एस्टोमेक माने क्या होता है, पेट होता है ना, एस्टोमेक माने पेट। नहीं, अब पेट ये है पेट, पेट है ना, हाँ। तो भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में, यानी पेट में आ गया, ठीक है। ये पेट है, देख लो, ये अमाशय है, इसको पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। यहाँ पे होता है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अमाशय में भोजन आ गया। अब अमाशय में भोजन जैसे आएगा तो अमाशय में कई प्रकार के अम्ल का स्राव होता है। सबसे पहला तो एक चीज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा, HCl। अमाशय में HCl का स्राव होता है, किसका, HCl का स्राव होता है, ठीक है। किसका स्राव हो रहा है, HCl का स्राव होता है। अभी HCl अम्ल क्या करता है, जो भोजन आया है यहाँ पे ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है क्या, कि भोजन जो हम ग्रहण किए उसके साथ, ये अम्लीय है, क्या है, HCl है तो अम्लीय होगा। जो भोजन हम ग्रहण किए वो जो आया है तो उसके साथ, अगर ऐसा थोड़ी है कि हम भोजन खाते तो शुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा है कि हम शुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं, नहीं। जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जैसे मक्खी बैठ गया, हम उड़ा देते उसको। अच्छा, हवा चल रही है ना, धूलकण पड़ गया, पता चलता है नहीं। या जो बैक्टीरिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु। क्या है, कुछ जीवाणु है, अगर जीवाणु आ गया, जीवाणु जिसको हम देख नहीं सकते अपने नग्न आंखों से, वो भी भोजन के साथ कहाँ गया, प्रवेश कर गया, कहाँ, अमाशय में। अमाशय में प्रवेश कर गया। अब हम क्या करते हैं, अब अमाशय में प्रवेश किया, अगर मान लो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि उस बैक्टीरिया को, जीवाणु को नष्ट कर देना, उसको मार देता है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ना होता तो जो बैक्टीरिया है यानी जो जीवाणु है भोजन को सड़ा देगा। भोजन क्या करेगा, सड़ा देगा। भोजन सड़ गया तो पचेगा, नहीं पचेगा, फिर अब भोजन आगे जाए नहीं करेगा, यहीं पर आ गया, सड़ गया, तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम आ सकता है ना। समय आने पर यहाँ से बिना टिकट के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये काम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, इसको जो आ गया है, जो जीवाणु या बैक्टीरिया प्रवेश किया उसको नष्ट कर देना, ठीक है। इसके अलावा भोजन को अम्लीय भी बना देता है। क्या करता है, HCl अम्ल मिलेगा तो क्या होगा, भोजन को अम्लीय बना देगा। अच्छा, तो भोजन यहाँ पे क्या हो गया, अम्लीय। अब ये जो अमाशय होता है, सबको पता है अमाशय कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। एक कार्डियक होता है, क्या होता है, कार्डियक होता है ना। दूसरा भाग क्या होता है, पुंडिक होता है। तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक होता है। इंग्लिश से नाम है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। कार्डियक होता है, दूसरा क्या है, पुंडिक है, तीसरा क्या है, पाइलोरिक है। यानी भोजन जो अमाशय में प्रवेश करेगा वो कहाँ से प्रवेश किया, कार्डियक से। HCl का अम्ल का स्राव कहाँ पे हुआ, कार्डियक में। उसके बाद भोजन कहाँ पे आएगा, पुंडिक में। उसके बाद कहाँ आएगा, पाइलोरिक में। अच्छा, पुंडिक में भोजन क्या होगा, पुंडिक में वो आएगा तो क्या होगा, काम तो यहीं पे हो गया ना। तो पुंडिक के काम क्या है, जो भोजन वहां पे आ रहा है वो उसको थोड़ा रोक के रखता है। क्या करता है, रोक के रखता है। लगभग अमाशय में 3 से 4 घंटा लगता है भोजन के पाचन में, मान सकते 4 घंटा। कितना, अमाशय में भोजन के पाचन में कितना समय लग रहा है, 3 से 4 घंटा, यानी लगभग में मानेंगे
4 घंटा। तो यहाँ पे भोजन को रोक कर रखा जाता है, बाकी क्रिया यहीं पे होगा। इसके अलावा भोजन प्रवेश कर जाता है क्या, अमाशय के निचले वाला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंडिक, क्या बोलते, सॉरी पाइलोरिक, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। अब पाइलोरिक क्या करेगा, यहाँ से भोजन धीरे धीरे प्रवेश करेगा कहाँ पे, छोटी आंत में। यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लो ये पीछे की तरफ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, छोटी आंत में प्रवेश करता है। अमाशय में कोई दिक्कत समझ में आ गया, नहीं ना है। जठररस का स्राव कहाँ होगा, है तो अमाशय के काम तो हो गया। चलो जठररस का स्राव, ऐसे छोटी अमाशय में ही जठररस का स्राव होता है, कहाँ पे, हाँ अमाशय से जठररस का स्राव होगा, वहां पे भोजन का प्रक्रिया होता है। इसको देखो टाइम उतना नहीं है अलग से बताने के लिए, नहीं तो पूरा बताते। अब आगे आ जाओ, आगे भोजन प्रवेश करेगा पाइलोरिक होते हुए कहाँ पे, कहाँ, छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत में जब भोजन यहाँ पे प्रवेश किया है, छोटी आंत में जब भोजन आता है नीचे की तरफ, तो क्या होगा, अब भोजन क्या है, भोजन में मिला क्या हुआ था पहले, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं ये HCl मिला हुआ था। तो HCl भोजन को क्या किया है, अम्लीय बना दिया हुआ है। क्या क्या हुआ है, भोजन को HCl क्या किया, अम्लीय बनाया है, ठीक। अब जो छोटी आंत है वो क्या करता है, छोटी आंत में सिंपल याद रख लो, छोटी आंत में प्रवेश कर गया, ठीक, इसको हम बोल देंगे स्मॉल, ठीक है, इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे, और छोटी आंत को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो छोटी आंत में प्रवेश कर गया भोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, वो भोजन का जो स्वरूप है, जो क्या है, स्वरूप है, जो अमाशय में था, अमाशय में भोजन का स्वरूप कैसा होता है, कायम की तरह, कायम बोलते हैं ना, अमाशय में भोजन का स्वरूप कैसा होता है, कायम की तरह। तो अमाशय में जो भोजन का स्वरूप था वो क्या था, कायम था, क्या था, कायम। अभी कायम प्रवेश कहां पर कर चुका है, पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत में। छोटी आंत को हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे आया तो भोजन अम्लीय है, भोजन क्या है, अम्लीय है, और छोटी आंत में अम्ल का पाचन नहीं होता है, यानी किसी भी अम्लीय पदार्थ का पाचन छोटी आंत में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे प्रवेश करने वाला होगा तो यहाँ से एक होता है, यहाँ ये देख लो, ये यकृत है, क्या है, ये यकृत है ना, क्या है, यकृत है। तो यकृत क्या करता है, यकृत, यहाँ पे यकृत का काम होता है पित्त का स्राव करना, किसका, पित्त का स्राव करना। ये जो ये थैली है, ठीक है, यहाँ पे पित्त क्या हो जाता है, पित्त का संचयन होता है, यानी पित्त यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, यहाँ पे जमा रहता है, ठीक है। इसको पित्ताशय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पित्ताशय बोलेंगे, लिखे भी है यहाँ पे पित्ताशय, इसको पित्ताशय बोलेंगे। अब यहाँ पे पित्त जमा है। अब इसके साइड में एक होता है क्या, यहाँ पे हम छोड़ दिए हुए, उसको अलग से पढ़ा जाता है, एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं अग्न्याशय, क्या कहते हैं, अग्न्याशय। कौन सी ग्रंथि है, हाँ अग्न्याशय, अग्न्याशय ग्रंथि होता है, ठीक है। अब इधर से यकृत है, इधर से अग्न्याशय ग्रंथि है। अब ये छोटी आंत में जैसे ही भोजन प्रवेश करने वाला होगा तो छोटी आंत के दीवार से एंजाइम स्रावित होता है दूगो, ठीक है, छोटी आंत की दीवार से दूगो एंजाइम स्रावित होता है। इसमें से एक एंजाइम क्या करेगा, एक एंजाइम, जब ये दोनों एंजाइम निकलेगा तो एक एंजाइम जो है कहाँ आता है, इसके पास। जैसे ही एंजाइम स्रावित होगा, इसको पता चल जाता है कि इसको पित्ताशय को, कि हमको अब पित्त का स्राव करना है, किसका स्राव, तो यहाँ से पित्त के स्राव कर देता है। और दूसरा एंजाइम जो क्या करता है, अग्न्याशय, अब यहाँ से अग्न्याशय क्या करेगा, अग्न्याशयी रस का स्राव करता है, किसका, अग्न्याशयी रस का स्राव करता है। अब ये दोनों आके क्या करेगा, जो भोजन का रूप क्या था, तो भोजन क्या है, भोजन क्या है, अम्लीय है, ये क्या कर दिया, भोजन को क्या कर देगा अब, हाँ पित्त जो है क्षार की तरह काम, भोजन को ये दोनों मिलके क्या करेगा, क्षारीय बना देगा। यानी छोटी आंत के दीवार से दो प्रकार के एंजाइम स्रावित हुआ, जिसमें से एक एंजाइम क्या किया, इस पित्ताशय से, जैसे स्राव पित्ताशय को, मतलब पित्ताशय से क्या किया, एक तरह से उत्तेजित किया पित्ताशय को कि तू वहां से पित्त स्रावित करो मेरे पास, फिर पित्त स्रावित किया, ठीक है। और दूसरा एंजाइम क्या किया, अग्न्याशय को
ना, इसको उत्तेजित किया, इसको बोला कि क्या करो, एक दूसरा एंजाइम छोड़ो, मतलब अग्न्याशयी रस छोड़ो। अग्न्याशय तो अग्न्याशयी रस छोड़ेगा, अग्न्याशयी रस में कई प्रकार के एंजाइम होता है, ठीक है, तो वो छोड़ा। अब जो भोजन यहाँ प्रवेश करेगा, भोजन को क्या कर रहा है, बना रहा है क्षारीय। भोजन क्या बना रहा है, क्षारीय, क्योंकि छोटी आंत में अम्लीय भोजन नहीं पचता, यहाँ पे ओनली क्षारीय पच सकता है। तो अब जो भोजन यहाँ प्रवेश कर रहा है, उस सब क्या हो रहा है, क्षारीय। तो भोजन परिवर्तित हो रहा है क्षारीय में। यही छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, कितने भागों में, 3। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलते हैं, ग्रहणी, जिसको ड्यूडोनियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूडोनियम। दूसरा है जेजुनम, जेजुनम को जेजुनम ही कहते हैं। लास्ट क्या हो जाएगा, इलियम, लास्ट वाला भाग इलियम है, इलियम को भी इलियम बोलते हैं, ठीक है। क्या भाग है, 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये सूचित किए हुए, ये जो है ड्यूडेनियम है यानी ग्रहणी है, जे है यानी यहाँ पे जेजुनम है, और यहाँ आई, ये क्या हो गया, इलियम है। अब यहाँ ड्यूडोनियम में भोजन का पाचन होगा, नहीं होगा, भोजन क्या काम तो वहीं पर हो गया है, भोजन धीरे से क्या हो जाएगा, सरकते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर आएगा भोजन कहाँ, यहाँ ये फर्स्ट भाग है, यही ना प्रवेश करता है। अगर मान लो अमाशय से अगर भोजन प्रवेश कर रहा है छोटी आंत में, तो कहाँ आएगा, ड्यूडोनियम में, मतलब ग्रहणी में ही प्रवेश करेगा। उसके बाद भोजन आता है कहाँ, जेजुनम में। जेजुनम क्या करता है, सिर्फ भोजन को जाने के लिए रास्ता देता है, यानी रास्ता को फैला देता है, ठीक है, ताकि पूरा भोजन आगे बढ़े। यहाँ भी भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। अब भोजन आ गया कहाँ पे, इलियम में। अब जो काम होगा पूरा कहाँ पे होगा, इलियम में, ठीक है। इलियम में छोटा छोटा एक रसांकुल निकला होता है, जिसको हम उंगली की तरह रचना, जिसको रसांकुल बोलते हैं, उसको विलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलियम में भोजन का पाचन मेन रूप से यहाँ पे हो जाएगा। तो जो इलियम है ना, इलियम में प्रवेश किया, मेन रूप से पाचन कहाँ पे होगा, इलियम में। अब इलियम में ना कई प्रकार के एंजाइम स्रावित होगा, जैसे यहाँ पे आप देख लो अग्न्याशय भी आ चुका है ना, तो इलियम में क्या क्या आएगा, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, क्या होगा, अभी कहाँ से एंजाइम आया हुआ है, छोटी आंत है ना, या छोटी आंत है तो यहाँ पे आंतरस स्रावित होगा। छोटी आंत से क्या निकलेगा, छोटी आंत है तो आंतरस का स्राव करेगा। आंतरस में क्या क्या आएगा, आंतरस, आंतरस में कई प्रकार के एंजाइम होता है, 4-5 प्रकार के, जिसमें से एक ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन है ना। फिर क्या है, ट्रिप्सिन, इसके अलावा एमाइलेस, ट्रिप्सिन है, एमाइलेस है, एक लाइपेस, यानी लाइपेस रख लो, एमाइलेस रख लो, एमाइलेस, एमाइलेस भी कह देंगे, और लाइपेस। इसका स्राव कहाँ हो रहा है, आंतरस से छोटी आंत में, छोटी आंत स्रावित इसको कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देख लो, जो ट्रिप्सिन है ना, जो भोजन का मेन रूप से प्रोटीन वाला भाग होता है, कौन होता है, वहां पे पाचन हो गया है। देखो मंड, शर्करा, माल्टो सबका पाचन मुंह में हो गया है, बच गया है क्या, प्रोटीन और जल बचा हुआ है। अब प्रोटीन वाला भाग का पाचन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी बदलेगा पेप्टोन में, ठीक है, और उस पेप्टोन को जो छोटी आती किसमें बदल देगा, पेप्टाइन में, मतलब पेप्टोन किसमें चेंज हो जाएगा, पेप्टाइन में। अब यहाँ जो आंतरस का स्राव हुआ है, पेप्टाइन को ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइड में बदल देगा, ठीक है, किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में। भोजन अमाशय में पहुंचेगा, तमाम अमाशय में पहुंचने के बाद यहाँ से यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, पेप्सिन का स्राव होता है ना, निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है यहाँ पर, उसका स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, जो हम बता चुके, जो जीवाणु है उसको नष्ट करने का काम। जो पेप्सिन है वो क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदलता है, सक्रिय पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो भोजन के प्रोटीन वाला भाग है उस पर काम करके उसको बदल देता है, कौन में, पेप्टोन में। यानी अमाशय में जो भोजन है वो बदल चुका है, किसमें, पेप्टोन में बदला है। किसमें बदला है, यानी जो प्रोटीन है वो किसमें चेंज हो गया, पेप्टोन में बदल दिया। तो ट्रिप्सिन का स्राव होता है, एमाइलेस का होता है, लाइपेस का स्राव होता है, कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी आंत किस भाग में, लास्ट वाला, इलियम में। अब क्या करेगा, ट्रिप्सिन हम बताए हैं कि जो भोजन का स्वरूप था यहाँ किसमें बदला हुआ है, पेप्टोन में बदला हुआ। कहाँ पे, पेस के ले लो, जैसे भोजन में पेप्टोन का पाचन हो गया ना, यानी प्रोटीन का पाचन हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, पेप्टोन था, पेप्टोन था,
ठीक है, पेप्टोन का पाचन कहाँ हो गया? छोटी आंत में आके हो गया। अभी कुछ वासा भी होगा ना, लाइपियस क्या करता है? छोटी आंत में जो लाइपियस क्या करेगा? वासा को वासा अम्ल तथा किसमें बदलेगा? हाँ, वासा अम्ल प्लस गिल्सरॉल, यानी वासा को वासा अम्ल किसमें बदल दिया? गिल्सरॉल में बदल दिया। यानी यहाँ पे किसका पाचन हो गया? वासा का भी पूर्ण पाचन हो गया। मतलब प्रोटीन और वासा का पूर्ण पाचन कहाँ पे हो गया? छोटी आंत में, छोटी आंत के भाग इलियम में। अब बताओ, भोजन में कुछ बचा नहीं, पूरा संपूर्ण पाचन हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि छोटी भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। लेकिन जल भी हो तो था, जल बचा हुआ है। अब एक बात और देख लो, यहाँ पे छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है, पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचन अंग कहा जाता है कि पूर्ण पाचन अंग है। ठीक, यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब बच गया क्या? जल। अब वो जल कहाँ जाएगा? जल कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में। कहाँ पे आ गया? हाँ, यहाँ पे चौथा भाग, तीसरा भाग है, चौथा है, 5 नंबर में आ जाओ। जल पहुंच गया कहाँ पे? बड़ी आंत में। चलो, बड़ी आंत में जल आया नहीं। अभी बड़ी आंत में क्या होता है देख लो। तो जो जल है, जल का अवशोषण कहाँ पे हो जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ पे हो जाएगा? बड़ी आंत में। इस प्रकार से लगभग पूरे भोजन का पाचन हो चुका है। ठीक है, पूरा भोजन का पाचन क्या है? संपूर्ण भोजन पाचित हो चुका है। तो यहाँ पे जल का अवशोषण हो जाता है, जल भी खत्म, जल का भी कहानी खत्म। अब जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाएगा ना, जो अवशिष्ट यहाँ पे जल, याद रखो किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अवशोषण। अब बच जाएगा क्या? अब अवशिष्ट पदार्थ जो बचेगा वो कहाँ पहुंच गया? मलाशय में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। क्या बोलते हैं? हाँ, अब इसको इंग्लिश में जैसे उसको बोले थे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे लार्ज, बाकी सेम, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मलाशय इसको क्या बोलते हैं? रेक्टम। मलाशय को बोलेंगे रेक्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेक्टम। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा भोजन पाचित हो चुका है, पूरा काम तो हो गया ना, मेन रूप से तो प्रोटीन पचाना था सब, यानी शर्करा मंड सबका पाचन हो गया है। अब जो भोजन अवशिष्ट बचा है ना, वो मल के रूप में होता है। किस रूप में होता है? मल के रूप में। तो मल के रूप में कहाँ पे जमा हो जाता है? संचय हो जाता है। कहाँ पे? मलाशय में। कहाँ पे? मलाशय, यानी रेक्टम में जमा हो जाता है। और इस रेक्टम में जमा होता है तो समय समय पे, यहाँ देख लो, ये मलाशय, समय समय पर यहाँ पे एनस होता है। एनस, हाँ, ये क्या है? एनस है। अब एनस किसको बोलेंगे? मतलब गुद्दा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुद्दा, यानी मल द्वार है। क्या है? मल द्वार है। वहां से इस भोजन को मतलब इस मल द्वार के माध्यम से भोजन को शरीर से बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन होता है। अब बताओ, दाल भात पे कौर है? हमको बताने में घंटा लग गया होगा। एग्जाम्पल लेकर गांव का आदमी सुखा थी, मतलब तो कोई काम करो, अगर तुमसे ना हुआ तो कहेगा तुमको क्या लग रहा था? दाल भात के कौर है कि खाएगा चल गया पेट में। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? सबका पाचन हो गया। चलो, एक चीज और याद रखो, अमाशय में भोजन का रूप किसका होता है? कायम की तरह। अमाशय में भोजन कैसा होता है? कायम की तरह। छोटी आंत में कैसा हो जाएगा? चाइल की तरह। अरे गाढ़े लई की तरह तो यहाँ पे होता है, मुंह में, जो मुंह में होता है ना, तो वहां पे, यहाँ पे गाढ़े लई की तरह होता है, मुंह में होता है। हाँ, इसके नीचे क्या हो जाएगा? कायम की तरह अमाशय में हो जाता है। और छोटी आंत में भोजन क्या हो जाएगा? चाइल की तरह। क्या हो जाएगा? चाइल की तरह। संपूर्ण पाचन हो गया, फल बारी बता रहे, चाइल की तरह। अब देखो का, जैसे हम खाना खा लिए ना, खाना खाया तो मुंह में अगर आंतर पथरी उथरी कुछ पड़ गया तो हम क्या निकाल देते, हाथ से निकालते, फेंक देते। हाथ पे भी कभी कितना आदमी हाथ पे ही रख लेता है, कितने नीचे फेंक देता है, तो वहां मन नहीं भटकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ अमाशय में। अमाशय में भोजन क्या है? चाइल की तरह है। कैसा है? चाइल की तरह। अगर भोजन न पचा है ना, अलाय बकला इधर उधर के खा लिया है कुछ, अब भोजन न पचा है, तब क्या होगा? उल्टी। मुंह में से भेगे वो बोलबस है ना। अच्छा, अभी जो उल्टी के तरफ से निकल रहा है वो क्या रहता है? वो चाइल रहता है, सॉरी कायम रहता है। कहाँ गया रे यार? अमाशय के देख लो, वो क्या रहता है?
कायम रहता है। क्या रहता है? कायम रहता है ना। तो वो जो भोजन है वो क्या है? कायम है। तो हम उल्टी जो करते हो क्या होता है? कायम होता है। छोटी आंत में भोजन का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया है? चाइल की तरह। ठीक, समझा? अब देख लो, अब यहाँ पे चाइल की तरह हो गया। कैसा हो गया भोजन? छोटी आंत में भोजन का स्वरूप कैसा? चाइल की तरह। ठीक है, तो हम जो उल्टी करते हो क्या रहता है? चाइल रहता है, कायम रहता है कि बुलबस रहता है? कायम नहीं रहता, चाइल, सॉरी, हाँ कायम रहता है। सॉरी, क्या रहता है? कायम रहता है। हाँ, यही चाइल जो है मल के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? और कुछ इसमें जानना है? लैरिंग्स छोड़ दिया है, समझ लो, ये लैरिंग्स बाहरी है। लैरिंग्स को समझ लो। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स को हम बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। नहीं, यानी हम जो अभी बोल रहे हैं, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, अभी आवाज जो आ रही है ना, लैरिंग्स बोल रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं, ये कहाँ से आता है? स्वर यंत्र से। क्या आता है? स्वर यंत्र से। ठीक है, अच्छा, भोजन ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे नासिका के माध्यम से कपाट भी होता है दूगो, जिसका ढक्कन बनता है, खुलता है ना, कपाट बोलते हैं। अगर बात करते टाइम, सॉरी, खाना खाते टाइम अगर हम बात कर रहे होते, हंस रहे होते, तो जो श्वास नली वाला कपाट होता है बाई चांस खुल जाता है तो भोजन कहाँ जाता है? ऊपर। तो नाक में निकलता है नहीं, भोजन कहाँ से निकलेगा? अब उसमें देखो, नमक है, तेल है, मिर्ची है, सब कुछ है ना, अम्लीय है ना भोजन। भोजन अम्लीय है, नाक में निकलेगा, लगेगा, बहुत लगता है, कभी कभी ब्लड तक आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं वो कपाट खुल जाता है। जो यहाँ पे है ना ग्रानी, क्या है ये, सॉरी, यहाँ पे जो है ना, ये क्या बोल रहे हैं, ग्रास नली के ऊपर वाला भाग, मुख से थोड़ा सा आगे, तो कपाट खुल खुल जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ खाते, इसीलिए बोलते हैं खाते टाइम, भोजन करते समय बात ना करना चाहिए, हंसना ना चाहिए, ओनली खाने पर ध्यान दो। ना तो कभी कभी अगर ज्यादा चला गया ऊपर और टक गया, सांस लेने में प्रॉब्लम, जो ले जाएगा इलाज करवाने के निकलवा देंगे, तो ले रास्ते में टपक जाएगा। तो खाते टाइम बात नहीं करना है, कॉमेडी वाला चीज सब नहीं देखना है, नहीं तो हंसा गया तो नाक में भी निकलेगा, आटा गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कभी कभी मछली उछली खाते हैं, वो इसमें फंस जाता है ग्रास नली में, उससे भी मर सकता है। ठीक है, हाँ, तो देखना कांट उट बढ़िया से हटा के खाना होना चाहिए। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब एक अंग और छूटा हुआ है, जो है ये अपेंडिक्स। इसको हम बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? हाँ, शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, या आहार नाल का अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। इसका कोई काम ना होता है। ये होता है जंतुओं में, जो घास खाने वाला जंतु उसमें बहुत बड़ा होता है, हम लोगों में तनका को होता है। क्या होता है तनका को, उसको बता देते हैं। अब अवशेषी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पाचन में कोई योगदान नहीं है। कभी कभी हम लोग साग खाते हैं, साग क्या है? घासे ना है। अब सरवारी के साग खाओ चाहे थरिया के साग खाओ, है क्या? घास है ना, तो उसको पचाने में इसका काम होता है। अपेंडिक्स कहीं नहीं रहेगा तो नहीं पचेगा, मतलब प्रॉब्लम आएगा शरीर में। तो इसीलिए छोटा सा अपेंडिक्स होता है, इसका ज्यादा काम होता नहीं है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग। अब इधर आते हैं, बड़ी हाथ तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन बड़ी हाथ को हम बताया नहीं कि कितने भागों बटे होते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, बड़ी हाथ भी 3 भागों में, कितने भागों में? हाँ, 3 भागों में। अब बड़ी हाथ के प्रत्येक भाग को, बड़ी हाथ जो है ना, इसके प्रत्येक भाग को कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हो या इंग्लिश में इसका नाम ही यही है, कोलोन। कोलोन कहो या कोलन बोल दो, कोलन भी कहेंगे तो चलेगा, कोलन कहते हैं। अब ये 3 भाग में, एक भाग ये है यहाँ तक, एक भाग ये है, एक भाग ये है। ठीक है, तो क्या ये थोड़ा सा आगे भी होता है, इसको लेकर 4 भाग में हो गया ना। तो 3 भाग में बटा होता है, एक मेन रूप से हम 3 भाग बोलेंगे, 4 भाग नहीं लेंगे। तो एक ये है, इसको बोलते हैं ऊपर की तरफ है ऊपरगामी कोलोन। हाँ, इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। इसको बोलेंगे ऊपरी मुखी बोल सकते, ऊपरी मुखी कोलोन, अधोमुखी, ये अधोमुखी कोलोन, इसको ये ट्रांसवर्स कोलोन, यानी जो क्षैतिज है। ठीक है, 3 प्रकार के कोलोन होता है। अब लगभग पूरा कंप्लीट है, कुछ बचा हुआ नहीं है। और कुछ पूछना है इसमें? हम पूछ लेते हैं। ठीक, चलो बताओ, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जो गलत बोल रहा है, अंग पूछे,
अगर अंग पूछा जाए तो त्वचा बोलेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? पित्त जमा कहाँ पे रहता है, कलेक्ट कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, ठीक है। अच्छा, अग्न्याशय रस का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। अग्न्याशय भी क्या है? ग्रंथि है, इसको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक। अब बताओ, मनुष्य के आहार नाल, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो आहार नाल जो है एलिमेंट्री कैनाल, इसकी लंबाई कितनी होती है? हाँ, एलिमेंट्री कैनाल लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। दांत के बारे में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, अग्न्याशय ग्रंथि अलग से पढ़ सकता है, वहाँ सब अलग से होता है, वो सब पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। चलो तब बताओ, अगर महिला प्रेग्नेंट रहती है तो शिशु कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? पेट में। गलत है, 8 क्लास में पढ़े, कहाँ पे होता है? भ्रूण का विकास यूटेरस में होता है। शिशु कहाँ होता है? यूटेरस में। कहाँ पे होता है? यूटेरस में। तो बच्चा कहाँ होता है? यूटेरस में, पेट में नहीं होता है, ठीक है। पेट खाली रहता है, हम लोग बोलते हैं पेट, हमेशा को पेट बोल देते हैं। ये बाहरी पेट है, अंदर के पेट ये है, ये। हाँ, सीना तर थोड़ी रहता है, ये तो फेफड़ा या यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे रहता है। शिशु जो जन्मा उसका विकास कहाँ होता है? भ्रूण में, यानी यूटेरस।